इंजीनियरिंग से लेकर सेल्स तक का सफर आपने कैसे तय किया? इंजीनियरिंग वाली फील्ड में जाके मैंने अपनी स्ट्रेंथ को जाना। फिर मैं उसके बाद मेरे को समझ आई कि यार सेल्स कितना इम्पोर्टेंट है। आपके हिसाब से सेल्स पर्सन में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? एक सेल्स वाले के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन वो होता है जब उसकी पहली सेल हो। मुझे लगता है कि सिटी ऑफ ड्रीम्स जो है वो एक मोहाली का पिन पॉइंट खरड़ को अगर किसी ने चीज़ किया है वो सिटी ऑफ ड्रीम्स ही। ज़्यादा प्रेफर क्या करते, एक घर या फिर एक फ्लैट? पीपल आर नॉट फीलिंग सेफ। पीपल आर थिंकिंग कि हमें सेफ्टी चाहिए। एसबीपी की स्ट्रैटेजीज के साथ कैसे एनविजन कर रही है? एसबीपी अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत अच्छी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। परिवार देख लो, आप COD 6 देख लो, मोहाली वाला जो प्रोजेक्ट जीरकपुर में है, तो अफोर्डेबल में तो उन्होंने अपना बेस्ट कर दिया। SBP Group, where life changes. Building stories. Building Stories, an official podcast by SBP Group. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके एसबीपी ग्रुप के ऑफिशियल पॉडकास्ट बिल्डिंग स्टोरीज में। और मैं हूं आपकी होस्ट शालू चौहान। हर एपिसोड में हम कोशिश करते हैं कि एक नए रियल एस्टेट एक्सपर्ट की स्टोरी आप तक लेके आए, जिससे ना सिर्फ आप रियल एस्टेट क्षेत्र के बारे में जानकारी ले सकते हैं, बल्कि इनकी इंस्पायरिंग जर्नी भी आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही शख्सियत की है जो ब्लूप्रिंट की दुनिया छोड़कर ड्रीम्स बेचने लग गए। आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ हैं मिस्टर मनमीत जी, जो एसबीपी ग्रुप में बतौर वाइस प्रेसिडेंट सेल्स कार्यरत हैं। और ये पिछले 10 साल से, आप मानो एक डिकेड से एसबीपी ग्रुप के साथ जुड़े हैं, और जो एक खुद में ही बहुत बड़ी बात है। और इनका मानना ये है कि ये इस क्षेत्र में सिर्फ घर नहीं बेचते बल्कि सपने बेचते हैं। और इन्होंने अपने कस्टमर के लिए तो बहुत सारे सपने सजाए ही हैं, और साथ ही अपने एम्प्लॉयज और अपने चैनल पार्टनर्स को भी बाहर फॉरेन घुमाने का सपना पूरा कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी इंस्पायरिंग जर्नी को इन्हीं की जुबानी। मनमीत जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच शालू जी, बहुत बहुत थैंक यू। एक तो मैं आपको दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। मुझे मालूम है, मैं पिछले 3-4 दिन से आपके साथ फॉलोअप पे थी कि मनमीत जी आप हमारे पॉडकास्ट में आए, और आपकी तबीयत खराब थी, तो आप आए पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच मनमीत जी। योर वेलकम, योर वेलकम। आपने बुलाना था, आपका पॉडकास्ट था, इतना जरूरी पॉडकास्ट है, तो हम ना आए ऐसा हो सकता है? मनमीत जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि इंजीनियरिंग से लेकर सेल्स तक का सफर आपने कैसे तय किया, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है हमें सुनने में, जानने में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 80s के ज़माने के पेरेंट्स हैं, तो उनके घर में एक ही चीज़ बोली जाती थी कि अगर तो लड़का होगा तो इंजीनियर बनेगा और लड़की होगी तो डॉक्टर बनेगी। तो मेरे घर में भी सेम स्टोरी चल रही थी। तो जब मेरे घर में जब मैं मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री हुई या मेरे 12th पास हुआ, तो मेरे घर वालों ने ये कहा, भाई तुमको इंजीनियर बनना है। मेरे घर में सारे सिस्टर्स हैं, वो सारे डॉक्टर्स हैं। तीनों अच्छा। 3 सिस्टर हैं, तीनों के तीनों डॉक्टर्स हैं। ओह वाह। तो मैं इंजीनियरिंग वाली फ़ील्ड में चला गया, जो एस्पेक्ट था पेरेंट्स का। लेकिन इंजीनियरिंग वाली फ़ील्ड में जाके मैंने अपनी स्ट्रेंथ को जाना कि मेरी कम्युनिकेटिव स्किल्स, मेरी बात करने का वे, मेरा सिस्टम, मैंने अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना। फिर मैं उसके बाद मेरे को समझ आई कि यार सेल्स कितना इम्पोर्टेंट है, और वहाँ पे मुझे समझ आई कि सेल्स में जाना जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके हिसाब से सेल्स पर्सन में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? मेरे हिसाब से सेल्स पर्सन में 2 क्वालिटीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो एथिकल होना चाहिए सेल्स को, कि ऑनेस्ट फीडबैक दे, ऑनेस्ट हर एक चीज़ दे और सही प्रोडक्ट पिच करे कस्टमर को। सेकंड इज़ कि उसको एक पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट होना चाहिए। एक सेल्स वाले का माइंडसेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसफ़र करता है दूसरे वाले में, दूसरे पर्सन में, कस्टमर में, और उसकी नीड्स को एनालाइज़ करता है, फिर उसको वो चीज़ देता है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों और बहुत जो आप इम्पोर्टेंट में ज़्यादा खूबियाँ थी ही, है। जी, आपने खुद की स्ट्रेंथ को पहचाना। जी। तो आपको क्या लगा, आपके लिए डिसीज़न कितना सही था? कहीं न कहीं मतलब आपने एसबीपी ग्रुप जॉइन करा, हुँ। सेल्स में आए, तो ये डिसीज़न कितना सही था, या आपको कुछ चैलेंज आए होंगे?
देखिए जब एक इंसान वैसे ही मेल फैक्टर है, तो मेल कभी भी अगर कोई भी अपना जॉब चेंज करने का डिसीजन लेता है, फॉर एग्जांपल एक तो जॉब चेंज करनी है, वो तो दैट इज़ एन ईजी पार्ट। एक है कि आपने फील्ड ही चेंज कर ली, कि इंजीनियरिंग से बिल्कुल ही सेल्स डिफरेंट फील्ड में आ गए, तो एक बंदे के माइंड पे प्रेशर रहता ही है कि यार कहीं मेरा डिसीजन गलत तो नहीं हो गया, कहीं कहीं फैमिली सपोर्ट कहीं फैमिली करेगी सपोर्ट नहीं करेगी नहीं करेगी। करेगी, मेरे फादर क्या कहेंगे, कि वो बैकग्राउंड आ गया ना कि एजुकेशन हमारा तो पीछे से क्या बैकग्राउंड चल रहा है कि जी बेटे ने अगर इस एजुकेशन में चीज़ कर ली तो इसी के एजुकेशन के बाद वहीं नौकरी लगेगा। लेकिन मैंने अपनी फैमिली का वो माइंडसेट तोड़ना था। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था अपने घरवालों को सबसे पहले समझाना कि जी मैं इस काम के लिए नहीं बना, मेरा फील्ड ये है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपको इसमें कामयाब होके दिखाऊँगा। तो करा आपको तो घर वालों ने हाँ, सपोर्ट? फिर मेरे घरवालों ने जब मैंने उनको मोटिवेट किया तो दे सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग। तो जब उनको आफ्टर 1 एंड अ हाफ ईयर तो उनको बहुत अच्छा लगा कि जब मैं कामयाब हुआ या मेरी सेल्स हुई या अच्छा मैंने ग्रो किया 1 साल में कंपनी में आके, तो दे सेड कि हाँ, यही तेरी लाइफ है। अच्छा, कोई ऐसा टाइम आया हो जब आपने सेल्स में एंटर कर दिया था, कोई ऐसा मोमेंट रहा हो कि आपको लगा था यार ये मेरा डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट था कि हुँ, हाँ हुँ। मैंने ये कर मतलब अगर मैंने स्विच करा तो ये बिल्कुल सही था। एक सेल्स वाले के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन वो होता है जब उसकी पहली सेल होती है। क्योंकि सेल में इंसान हमेशा बाय लक आता है। कि मैंने नहीं देखा यहाँ पे कि घर में अगर कोई बच्चा हमारा पढ़ रहा है तो उसको बड़े होके हम ये कह रहे हैं कि भाई जी आप सेल्समैन बन जाओ या आप कोई चीज़ बेचने लग जाओ, हमारा फोकस ही कहीं और होता है। लेकिन जब मैंने सेल्स लाइन ज्वाइन की तो मैंने सबसे पहले कैनोपी लगाई फतेहगढ़ साहब गुरुद्वारा साहब के साथ ओह बाहर वाओ! जाके। तो मैं इतना ज़्यादा मोटिवेटेड था और मेरा बॉस मेरे को कहता था कि नहीं यार तुमने कैनोपी वगैरह में बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा क्यों नहीं है जी, हम लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, बात करेंगे, चीज़ें करेंगे। तो वहाँ पे एक सज्जन आए तो जो कि मेरे को वहाँ पे मिले। तो जब मैं उनको प्रोडक्ट बता रहा था, तो उनकी आँखों में एकदम से एक ऐसी चमक थी कि यार मेरे को मतलब जैसे एक राइट इंसान बन गया कि जो मेरे को मेरी नीड से मेरे को मिला रहा है। तो मेरे को एक ऐसी सर्विस लगी है कि यार मैंने कितना अच्छा काम कर दिया और ही वाज़ फाइंडिंग इट आउट। वो एक घर सर्च कर रहे थे और ओके। मैंने उनकी नीड को फुलफ़िल किया। तो एक तरीके से मैंने सेवा वाला काम किया उनके लिए। तो जब मैंने वो चीज़ की और जब उन्होंने मेरे को पहले ही पैसे दिए और मेरी कंपनी ने मुझे पहला इंसेंटिव दिया, तो आई फ़ील लाइक कि भई यार आई एम ऑन अ दैट क्लाउड वाज़ 9। दैट वाज़ अ प्राउड हाँ, दैट मोमेंट वाज़ अ लाइक। प्राउड मोमेंट। तो कोई भी सेल्स वाला है लाइफ़ में, उसको अपनी कभी भी पहली सेल नहीं भूलेगी, क्योंकि वो पहली सेल ने ही उसको मोटिवेट किया था और उसको पहली सेल से ही पता लगा कि यार ये लाइन मेरे लिए है और ये सो इसमें मैं नाइस। और आगे जाऊँगा। जी। और मेरी आज तक उनसे बात होती है। ओह वेरी इट्स बीन नाइस। इट्स बीन 11 इयर्स कि मेरी आज तक उनसे बात होती है, मेरा आज तक उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप वो है। आपके पहले कस्टमर थे। मेरे पहले कस्टमर। सो नाइस। अच्छा मनमीत जी, मैंने जहाँ तक देखा है, हम रोज़ आपसे बात भी होती है। आपने जो एसबीपी ग्रुप का भी मतलब अगर हम सेल्स की बात करते हैं, तो वैसे भी जो एसबीपी ग्रुप है वो एक अलग ही लीग में खेलता है। हुँ, हुँ। और आप जो है बतौर हेड आपने सिटी ऑफ ड्रीम जो एसबीपी का हुँ, एक हुँ, बहुत हुँ, ही हुँ, मतलब बेहतरीन प्रोजेक्ट है, उसको आपने बतौर हेड सँभाला हुँ, है। हुँ। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि उसकी सक्सेस का आपका क्या फ़ॉर्मूला था? मैं आपको बताता हूँ, जब हमने सिटी ऑफ ड्रीम्स लॉन्च किया, आज से 6-7 साल पहले की बात है, तो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए हम ये नहीं सोचते थे कि प्रोडक्ट कैसे बेचना है या क्या करना है। हमने मतलब एक तरह से हमारा गोल था कि हमने ब्रांड लॉन्च किया है। भई इस चीज़ को हमने ब्रांड बनाना है। तो हमने ब्रांड के लिए क्या-क्या चीज़ें उसमें इनपुट डाल सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे अफोर्डेबल हाउसिंग का ज़माना था। अफोर्डेबल हाउसिंग में लोग क्या करते थे, सिर्फ़ फ्लैट्स बना के फ्लैट्स उनको डिलीवर कर देते थे। ना उसमें कोई एमिनिटीज़ होती थी, ना उसमें सड़कें प्रॉपर होती थी, ना उसमें पार्किंग होता था, ना उसमें बिजली होती थी। तो एक अफोर्डेबल हाउसिंग का जो कांसेप्ट था लोगों के माइंड में, वो कंपनी ने तोड़ा है। जब हम लेके आए सिटी ऑफ ड्रीम्स को, तो इसका जो वर्ड है सिटी ऑफ ड्रीम्स, वो सच्ची में खरड़ के लिए एक सिटी ऑफ ड्रीम्स था कि उस मार्केट को, खरड़ को अगर किसी ने चेंज किया है, वो सिटी ऑफ ड्रीम्स ने ही और चेंज अगर मैं किया है। आज की भी बात करती हूँ, तो मुझे लगता है कि सिटी ऑफ ड्रीम्स जो है वो एक मोहाली का पिन पॉइंट हाँ, है, वो एक ब्रांड बन चुका है आज ब्रांड के है। टाइम में, क्योंकि उस टाइम पे 12 लाख में हम इतनी एमिनिटीज़ देते थे और 24 लाख के प्रोडक्ट में हम इतनी एमिनिटीज़ देते थे, जो कि एक 40 लाख वाला प्रोडक्ट भी नहीं दे पाता। तो वाओ! वो एक हमारी एक विज़न थी जिसको हमने जिस विज़न को अमन सर ने और हमने अचीव किया। अचीव करके आज दैट इज़ अ मतलब पिन पॉइंट प्लेस, वहाँ पे कितने सिंगर्स ने अपने गानों की शूटिंग कर ली और कितने लोगों ने फ़िल्मों की शूटिंग हो गई है। और आजकल तो हर जो यूट्यूबर है, वो उसका पहला पिन पॉइंट है कि हम मैंने सिटी ऑफ ड्रीम्स में एक वीडियो शूट करना है। अरे मतलब इतना नाइस! इतना अच्छा बन गया।
अच्छा, अगर हम लोकेशन या एमिनिटीज़ की बात करते हैं, तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। हुँ। तो क्या ये जो कस्टमर है, उनके लिए आपका ये एक सेलिंग पॉइंट है या गेम चेंज? लाइक जो कस्टमर है, वो आपके पास सिर्फ़ लोकेशन या एमिनिटीज़ के लिए आपके पास आता है या वो बाकी चीज़ें भी देखते हैं? देखिए कस्टमर की नीड्स तो बहुत है, उम्मीदें बहुत है और आजकल जैसे-जैसे जनरेशन चेंज हो रही है, आजकल उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। क्योंकि लोगों के पास पहले प इनकम सोर्स ऑफ इनकम एक ही होता था और आज काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है आज की जनरेशन में। आज की जनरेशन में लोगों की डिमांड्स बढ़ चुकी हैं। लोग घर ऐसे अब खुद ही घर फैब्रिकेट करवा रहे हैं। खुद ही हमारे पास आते हैं कि हमारा घर हम खुद ही डिज़ाइन कर लेंगे। लोग लोकेशन तो एक मेजर पॉइंट हमेशा रहा ही रहा है, नो डाउट कि भई एक हाईवे पे लोकेशन चाहिए फॉर सेफ्टी या किसी और पर ट्रांसपोर्टेशन ईज़ी के लिए आप ये लगा सकते हैं। लेकिन आजकल फैक्टर्स बहुत हैं, आजकल लोग पार्क्स माँगते हैं, एमेनिटीज़ मांगते हैं, क्लब हाउस माँगते हैं और अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना चाहिए, कनेक्टिविटी बहुत कनेक्टिविटी। अच्छी फिर होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात लोग आजकल आजकल सबसे बड़ा जो एक मूव आउट है आपके पॉडकास्ट के लिए मैं बताना चाहता हूँ, नेबरहुड। हाँ, सबसे आप बड़ा प्लीज़ दर्शकों को बताएँ। नेबरहुड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। आज के टाइम में लोग प्रॉपर्टी के बाद ये पूछते हैं कि सर मेरे नेबर में कौन रह रहा है ये बता दीजिए। अच्छा, लेट्स सपोज़ अगर हम कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं और लग्ज़री प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है हू इज़ इन माय नेबरहुड? कि क्या मेरी जेंट्री आप सही तरीके से मैच कर रहे हो कि नहीं कर रहे? तो हमको वैसे डिज़ाइन करना पड़ता है। तो पहले वाला ज़माना बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। अब हमको 3 बीएचके सारे अलग डिज़ाइन करने पड़ते हैं। 2 बीएचके सारे एक जगह पे रखने पड़ते हैं। 1 बीएचके सारे डिफरेंट जगह पे रखने पड़ते हैं। तो ओके। पहले कुछ ये नहीं होता था। तो लोगों की पहले डिमांड्स बढ़ एक रही है। ही फ्लोर में सारे 1 बीएचके, 2 पहले बीएचके, 3 बीएचके। मतलब ऐसे तो नहीं होता था, पहले एक ही विसिनिटी में मतलब एक ही अच्छा, जगह पे 1 बीएचके बन जाते थे, एक ही जगह पे 2 थे, 3 थे, तो तीनों एक ही सोसाइटी में तीनों कंबाइन हो जाते थे। तो अब क्या करते हैं हम 3 बीएचके के लिए अलग सोसाइटी रखी है, 2 बीएचके के लिए अलग सोसाइटी रखी है, 1 बीएचके के लिए अलग सोसाइटी रखी है, ताकि जेंट्री मिक्सअप ना हो। क्योंकि देयर आर मोर जेंट्री इशू, नेबरहुड इश्यूज़ कि लोगों को ये आजकल ये चीज़ें ढूँढने लग गए हैं और बहुत मैटर करने लग गया लोगों को ये चीज़। अच्छा मुझे आपसे पूछना है, एक होता है हम खुद का घर ढूँढते हैं हुँ, हुँ। और एक होता है लोग ज़्यादा प्रेफ़र क्या करते हैं, एक घर या फिर एक फ्लैट? घर अगर आप कोठी कह रहे हैं, कोठी की तो बात कर देखिए रही हूँ मैं। दोनों में कस्टमर डिफरेंट है। जो तो कोठी ढूँढ रहा है, वो है जॉइंट फैमिली वाला कस्टमर। हाँ, माइट बी न्यूक्लियर फैमिली वाला भी होगा, कुछ ना कुछ उसमें पॉइंट है। लेकिन जॉइंट फैमिली वाला कस्टमर हो सकता है जिसके पेरेंट्स ने उनके साथ रहना है यहाँ पे और पेरेंट्स नीचे वो कहते हैं भी पेरेंट्स नीचे रह जाए और ऊपर हम रह जाए। तो मोस्टली ऐसे केसेस में जॉइंट फैमिलीज़ में देखा जाए। लेकिन जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और बच्चे हैं, दे आर प्रेफरिंग फ्लैट्स मोर। उनका ये मानना है कि कोठी में अगर हम इतना पैसा लगाएँगे या इतना पैसा खर्च करेंगे और उसमें वो फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रही, उसमें गेटेड टाउनशिप भी नहीं मिल रही, में क्लब मेंबरशिप भी नहीं मिल रही और प्राइवेसी पार्किंग, भी नहीं है। सबसे बड़ा इश्यू तो प्राइवेसी का है। आज के टाइम में चंडीगढ़ जैसे शहर में चोरियाँ हो रही हैं, ठीक है जी? बिल्कुल। जो कनाल-कनाल की कोठियाँ हैं उसमें चोरियाँ हो रही हैं, तो कोई गेटेड कम्युनिटी कोई भी नहीं है। तो पीपल आर नॉट फीलिंग सेफ। पीपल आर थिंकिंग कि हमें सेफ्टी चाहिए और फ्लैट में क्या है कि बिल्डर ने हर एक एमिनिटीज़ देनी है, सेफ्टी देनी है, तो कोई भी बंदा अंदर आएगा तो 100 बार आता है। अब जैसे कोठी है, कोठी में कोई भी आके बेल मार जाता है आपकी, बहुत जी, बड़ा एस्पेक्ट है ये, बहुत आज बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ मैं। कोठी में एनीबॉडी कैन कम और वो बेल मार सकता है और आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। अगर आप कोठी में रह रहे हैं तो किसी ने बेल मारी है तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। हाँ, सीसीटीवी में आप कितना देख सकते हैं या बिल्कुल। कुछ भी कर सकते हैं, फिर भी आपको ऑब्लाइज करने बाहर जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप फ्लैट में रहते हैं, तो वो आपकी जो सिक्योरिटी गार्ड बाहर गेट पे खड़ा है, ही विल स्कैन हिम, ही विल टेल कि भी कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, वो कौन है, वो भीख माँगने आया है, ठीक है जी? वो कोई संत है, वो कोई ब्लिंकिट ऐप से आया है, वो कोई ज़ोमैटो से आया है, तो आपको पूरी कॉन्फ़िगरेशन देगा कि ये बंदा यहाँ से आया है। तब आपकी कॉल है कि आप उस बंदे को इन लेके आना चाहते हैं अपने फ्लैट तक कि नहीं आना चाहते। ये सर्विस आपको कोठी में नहीं मिलेगी, कोठी मतलब में तो इन आपको शॉर्ट जाना अगर पड़ेगा। हम बोले तो जो फ्लैट्स है हाँ। वो ज़्यादा प्रेफ़र्ड वो है आज प्रेफर्ड है की। आज के टाइम में। जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन जितनी भी है वो फ्लैट्स को प्रोएक्टिवली उसको कॉन्फिडेंस है और प्रोएक्टिवली उसको यूज़ करने में इंटरेस्टेड है। मनमीत जी, अगर हम मोहाली की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं जो मोहाली इतना ज़्यादा डेवलप हुआ है, हुँ, हुँ। तो उसमें कनेक्टिविटी
पिन पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हम्म। तो वैसे ही पूरे ट्राई सिटी में बहुत सारे एरियाज हैं जो बहुत जल्दी से ग्रोथ ले रहे हैं, बहुत जल्दी डेवलप हो रहे हैं। उसी में एक एरिया है न्यू चंडीगढ़, तो उसके बारे में आप क्या कहना ये चाहेंगे? बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि मैं ये कल परसों ही मैं गया था न्यू चंडीगढ़। तो मैंने वहाँ पे जाके देखा कि जो डेवलपमेंट आज से 10 साल पहले मोहाली में चल रहा था, जैसे बहुत ज़्यादा मेडिकल इंस्टीट्यूट आए, आप ये लगा लो कि स्टेडियम बना, क्रिकेट स्टेडियम बना मोहाली में, जिसके कारण से डेवलपमेंट को अपलिफ्टमेंट मिली। ठीक है जी, तो बहुत ज़्यादा लोग आए, बहुत ज़्यादा जेंट्री अच्छी आई वहाँ पे। तो अब वही चीज़ें सारी की सारी न्यू चंडीगढ़ में हो। तो परसों मैं गया तो वहाँ पे होमी बाबा कैंसर इंस्टीट्यूट बना हुआ है सेंटर की तरफ से। तो आप ये देखिए, जब जैसे ही मैंने वो इंस्टीट्यूट देखा, मैंने देखा यार इतना बड़ा इंस्टीट्यूट। वहाँ पे गरेवाल आई इंस्टीट्यूट बना हुआ है, इको सिटी 1, इको सिटी 2, आगे मतलब पूरा पूरा डेवलपमेंट हो मेडी गया। सिटी जो पूरा है मेडी बहुत सिटी डेवलप बहुत हो ज़्यादा चुका है। डेवलप हो गया, और वहाँ पे 2 ही ग्रुप हाउसिंग की साइट्स है सिर्फ। तो मतलब एरिया इतना ज़्यादा डेवलप हो रहा है, और नॉट ओनली मतलब मेडिकल अप्लाइंसेस, आप ये देखिए स्कूल्स आ गए वहाँ पे, स्ट्रॉबेरीज आ गया, डीपीएस स्कूल आ गया, फिर डून इंटरनेशनल स्कूल आ गया, अगर हम स्कूल्स की बात करें। फिर कॉलेजेस की बात कर ले तो आगे मुल्लापुर जब जाते हैं तो वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है बड़े बड़े, आईटी एफटी फैशन टेक्नोलॉजी के कॉलेजेस हैं। तो धीरे धीरे वो हब वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। मतलब आने वाला जो फ्यूचर है वो लोग हाँ, वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, चंडीगढ़ से सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे है। जिन लोगों ने भी चंडीगढ़ में, जो लोग सोचते हैं कि यार मेरा सपना है चंडीगढ़ में फ्लैट लेने का, आपको सेम ब्रीज, सेम इन्वायरमेंट आपको न्यू चंडीगढ़ में मिलेगा। आज के टाइम में बहुत ही कूल एयर है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है इस टाइम में। तो ग्रीन एरिया। ग्रीन एरिया है बहुत ज़्यादा, तो लोगों को मतलब मेरी भी मतलब एक तरीके से जो पहली इन्वेस्टमेंट मैं करना चाहता हूँ, जैसे मैंने अपना घर बनाना चाहता हूँ, तो मैं भी वहीं पे ही लेना चाहता हूँ न्यू चंडीगढ़ में। तो मेरे को इतना अच्छा एरिया लगा, तो दैट इज़ अ प्रोमिनेंट एरिया, और आने वाले टाइम में वो बहुत बूम करने वाला है। मतलब आप ये लगा लो, इट विल बी सेकंड चंडीगढ़। हमने एक बात सुनी है, टारगेट अचीव करो जी। और फिर दुनिया घूमो। जी। और शायद ये आप भी इस चीज़ को कहीं न कहीं जी। इम्प्लीमेंट करते हैं जी। अपने चैनल पार्टनर के साथ, अपने एम्प्लॉइज़ के साथ। तो ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया जी हमारे एमडी है मिस्टर अमन सिंगला जी, उनका आया था। तो हम ना एक कन्वर्सेशन में बैठे थे। तो जब हम कन्वर्सेशन में बैठे तो हमारे साथ जो भी चैनल पार्टनर्स हैं, जितने भी चैनल पार्टनर्स हैं, हम कुछ स्ट्रेटजीज बना रहे थे कि उनको अपलिफ्ट कैसे किया जाए, कि एसबीपी लीग से अलग कैसे दिखे। कि हम ये सोचते थे कि जितने भी बाकी बिल्डर्स हैं वो साल में एक आधी बार चैनल पार्टनर्स को घुमाना चाहते हैं। तो अमन सर के मन से ये बात आई कि अमन सर कहते हैं यार मैं एक ऐसा रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ कि 2024 में सबसे ज़्यादा ट्रिप एसबीपी के होंगे। तो आप मानेंगे नहीं, और 2000 हुआ है, और मुझे हुआ है लगता है हुआ है। 31 दिसंबर 2024 को हमने कैलकुलेट किया, हमने 17 ट्रिप्स फॉरेन के सिर्फ चैनल पार्टनर्स को लेके गए। वी आर द फर्स्ट कंपनी जो एक साल में 17 ट्रिप्स लेके गई है। तो एक तरह से रिकॉर्ड बन गया ट्राई सिटी। तभी आप पिछले 10 साल से यहाँ पे लगे काम कर रहे तो हैं। लोगों में भी उत्साह है, और हमारे ट्रिप्स ऐसे नहीं है कि कहीं पे हम कंजूसी करते हैं। हमारे ट्रिप्स ऐसे, अगर आप किसी से भी बात करेंगे कोई भी चैनल पार्टनर से, तो वो ये कहेगा कि 5 स्टार नहीं 7 स्टार लग्जरी ट्रिप, और कोई कमी नहीं। वाह! मतलब ऐसे ट्रिप्स बंदा खुद भी जाता तो भी ऐसी एंजॉयमेंट होती नहीं है जितने हमारे ट्रिप्स पे एंजॉयमेंट। अच्छा, आपने बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स एन्जॉय करे जी। होंगे। जी। तो कोई ऐसा मोमेंट जो आपका यादगार मोमेंट हो फॉरेन ट्रिप का? जो कोई एक फनी मोमेंट? एक सबसे अच्छा मोमेंट, एक मैं आपको बता, हम साउथ अफ्रीका एक्विला सफारी में गए थे। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा इवेंट था, मतलब हमारा था। तो हमने सफारी कर रहे थे, तो जितने भी चैनल थे सारे चैनल्स को उन्होंने ना, जो हमारी बस में थे, तो गाड़ी में से निकाल दिया। तो गाड़ी में जब उन्होंने निकाला तो हमको पता नहीं था कि शेर अभी उन्होंने बांधा नहीं हुआ। अच्छा, तो हम शेर देखने गए थे, शेर अभी बांधना था। तो सारे चैनल नीचे उतर गए, क्योंकि कई बार वो अपनी आपका जान बचानी बहुत ज़रूरी जान बचानी होती बहुत है, ज़रूरी। तो बिल्कुल। वो फ़ोटो खींचने उतर गए, तो सारे सफारी वाले कहने लगे, "भई इनको बिठाओ अंदर, भी नहीं तो शेर शेर नहीं तो उन्हीं की फ़ोटो शेर खींच नहीं तो लेगा, उन्हीं की पता फ़ोटो खींच चला लेगा।" तो टंगी इट होती। वाज़ अ गुड मोमेंट। मतलब आप ये लगाओ कि हमारे लिए वो मैटर नहीं करता, हमारे लिए मैटर करता है जब आप ग्रुप में जाते हैं। मतलब एक ये बात नहीं कर रहा, जब आप ग्रुप में जाते हो तो आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। तो जब बिल्कुल। आप इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट हो जाते हो तो एक अच्छी गुड फ़ील आती है, जब भी आप उससे कोई बात शेयर कर रहे होते हो। तो तब एक रिश्ता प्रोफ़ेशनल नहीं रह जाता, एक पर्सनल पर्सनल रिश्ता हो जाता है। तो आज पहले तो एमडी सर हमारे अमन जी, तो पहले तो वो कहते थे कि यार ये तुम सबकी कंपनी है। आज चैनल भी कहते हैं ये हमारी कंपनी। ओह! तो ये एक बहुत बड़ा ये पॉइंट है। बहुत बड़ी ये चीज़ है। आज चैनल ये कहता है जी ये मेरी कंपनी है। चैनल ये कह के काम करता है एसबीपी का, कि जी मेरी कंपनी है, आप मेरे फेस पे आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वेरी ये एक बहुत नाइस। बड़ा पार्ट है।
मैं आपको पूछना चाहूँगी कि कस्टमर का और जो आपके चैनल पार्टनर है, हुँ, उनका ट्रस्ट बनाए रखना मतलब इतना आसान नहीं होता है। हुँ। तो उसमें एसबीपी की स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है? सिर्फ़ 2 चीज़ें, एथिकलनेस और कमिटमेंट। अगर हम राइट बिज़नेस करेंगे, एथिकल बिज़नेस करेंगे, ऑनेस्टी के साथ बिज़नेस करेंगे, तो हर चैनल जुड़ता है, प्लस हम अपनी कमिटमेंट्स को फुलफ़िल करेंगे। जो हमने एज़ अ ग्रुप, एज़ अ ऑर्गनाइज़ेशन किसी चैनल के साथ कमिटमेंट की है, वो हम उसको फुलफ़िल करेंगे, तो वो हमारे साथ जुड़ के काम करता है। हमारे पास यही 2 हथियार हैं, जो हमारे मेन हैं। मनमीत जी, एसबीपी ग्रुप में एक ऐसा कल्चर है, एक ऐसा इमोशन जुड़ा है जो एक एम्प्लॉय और एक कस्टमर को बांधे रखता है। हुँ। तो आपका ऐसा कोई खास एसबीपी मोमेंट जो आप भूल नहीं सकते? जब मैं यहाँ पे आया था पहली बार, तो दैट वाज़ द ब्रिलियंट मोमेंट। अ, तो अमन सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो अमन सर सेड कि आपका सेल्स बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको कितना एक्सपीरियंस है सेल का? तो मैंने कहा सर इसमें एक्सपीरियंस किस चीज़ का चाहिए? तो कहते कस्टमर हैंडलिंग का। तो मैंने कहा वो तो मैं वैसे ही हैंडल करता हूँ। तो क्योंकि मैंने अपने प्रोजेक्ट्स किए थे उसमें कस्टमर हैंडलिंग थी मेरी। तो सर ने मेरे को बहुत कम सैलरी पे रखा था, मैं बोलना चाहता हूँ। तो अच्छा, आपकी कितनी सैलरी थी तो जब ये आप डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। तो ड्यू टू मैं फ्रेशर था, तो फ्रेशर के कारण से मेरे को सर ने अपॉर्च्युनिटी दी, यही बहुत बड़ी बात थी। तो बिल्कुल। उसके बाद जब डेवलपमेंट हुई, तो आज आज भी वो आपको नहीं बता सकता कि आज किस लेवल क्या सिस्टम है। तो बट मतलब जो मैंने चाहा, जो मेरे ड्रीम्स थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सारे एसबीपी में आके फुलफ़िल हुए हैं, अंडर द लीडरशिप ऑफ अमन सर। तो उन्हीं की गाइडेंस थी, उन्हीं के सिस्टम था, उन्हीं के प्लान्स थे। हम तो बस उनके प्लान्स को फ़ॉलो करते। तो अच्छा, अमन सर की लीडरशिप के लिए एक बात बहुत ज़्यादा फेमस है हुँ, कि जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो आपका उनसे कोई पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो उनके साथ? 100% उनकी उनकी जो लीडरशिप है और उनका जो विज़न है, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे काफ़ी बिल्डर्स में वो मेरे ख़्याल से लैक करता है। क्योंकि उनकी एक तो उनका विज़न क्या है, उनकी स्पीड बहुत फ़ास्ट है। वो इतने तेज़ तरीके से चलते हैं और चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से प्लान करते हैं जितना कोई भी नहीं कर सकता। और सेकंडली मतलब ही इज़ सर्विंग फॉर द सोसाइटी। मतलब मेरे हिसाब से मैं तो उनको व्हाइट कॉलर संत कहूँगा कि वो इतने ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं आज भी, मतलब अपने काम को करने के लिए। मेरे को ऐसा लगता है कि बिना छुट्टी लिए जो इंसान काम करता है और लोगों के लिए काम करता है, तो वो संत से बड़ा कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से वो मेरे गुरु भी हैं, मेरे लिए तो वो संत भी है और मेरे लिए वो सब कुछ है। उनके विज़न में कंपनी ने बहुत ज़्यादा ग्रो करा है। मतलब हुँ। कहाँ से वो उनकी लीडरशिप के अंदर कंपनी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। तो उनकी लीडरशिप के बारे में आपका क्या कहना है? लीडरशिप एक एस्पेक्ट है और सेकंड एस्पेक्ट इज़ कि वो अपनी टीम से बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा एम्पावर करते हैं उनको, कि एक तो प्यार भी रखते हैं और एम्पावर भी करते हैं। मतलब पावर्स ऐसे दे देते हैं वो कि वो आपको ये फ़ील होता है कि ये उनकी कंपनी नहीं है, ये आपकी कंपनी है। तो जब आप एम्पावर ज़्यादा हो जाते हो, तो आपके ऑटोमैटिकली आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। तो आप खुद ही उस चीज़ को डिफ़ाइन करने लग जाते हो, डेज़िग्नेट करने लग जाते हो कि यार नहीं, ये सर ने मेरे को काम दिया है तो वी हैव टू डू दिस। तो अकाउंटेबल जब बंदा इंसान हो जाता है, अच्छा इंसान, तो वो ऑटोमैटिकली वो चलता रहता है चीज़। एसबीपी ग्रुप की अगर बात करें हम, तो ये सिर्फ़ कस्टमर के लिए ही नहीं, जितने एम्प्लॉइज़ हैं या चैनल पार्टनर्स हैं, उनके लिए भी एक ड्रीम कंपनी हुँ, है, हुँ, हुँ, हुँ। जो शायद हम सभी मानते हैं। हुँ, तो यहाँ पे हमें ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिलती है। हुँ, हुँ। तो आप एसबीपी के वर्क कल्चर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई ख़ास बात? देखिए, मैं तो इस यहाँ का जो वर्क कल्चर है, वो कहीं भी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप हर इंसान को सेम अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है। अगर आप सेल्स लाइन में हैं, तो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ सेम मिलेंगी, लेकिन वो आपकी मेहनत के ऊपर है और हार्ड वर्क के ऊपर है कि आप उस अपॉर्च्युनिटी को कैसे ग्रैब करते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी तक जो भी ग्रोथ हुई है कंपनी की, वो सारी सेल्स टीम के कारण से ग्रोथ हुई है और मार्केटिंग टीम के कारण से ग्रोथ हुई है। मतलब हर बंदे का कंस्ट्रक्शन टीम के कारण से ग्रोथ हुई है। लेकिन एम्प्लॉयी भी साथ में ग्रो हुआ है। मैंने जो मेरे साथ पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं, वो भी आज बहुत बड़ी-बड़ी पोज़ीशंस पे है। तो सबने एक स्क्रैच से शुरू किया था। सबने सिर्फ़ एक अमन सर की विज़न पे भरोसा किया था कि और हमारे पास कुछ नहीं था।
एक वाइट कागज था जिस पे अमन सर ने एक विजन दिखाई थी, उस वाइट कागज पे भरोसा किया था बस। शायद वो आज भी अमन सर की जेब में होगा वाइट कागज, तो अमन सर हमेशा जब भी मिलते हैं तो वो वाइट कागज खोल लेते हैं कि अरे ये देखो ये विजन लिया था। तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट था। तो उस टाइम जिन लोगों ने वादा किया था वो लोग आज भी बहुत अच्छे लेवल पे हैं, और जिन्होंने विश्वास किया था वो बहुत अच्छे लेवल पे गए और बहुत अच्छा ग्रो किया उन्होंने। तो मेरे हिसाब से कंपनी के लीडर के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए, आपको उसकी विजन, क्योंकि भगवान उसको ऑटोमेटिकली दिखा रहा होता है, भगवान उसको ऑलरेडी रेस दे रहा होता है, वो विजन दे रहा होता है, बस ये आपको उसको फॉलो करना है। और जब वो फॉलो हो जाती है तो आपको एक प्राउड मोमेंट मिलता है। तो आज वो चीज़ हुई है तो हमें प्राउड फील होता है कि हम इस जर्नी का पार्ट थे सर के। तो सर जब याद करेंगे तो हम भी उस जर्नी के पार्ट में आ गए ना। अच्छा, ये तो ऑल ओवर ग्रोथ है, हम्म। आपकी पर्सनल ग्रोथ कितनी हुई, और मतलब इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ये कितना इंस्पायरिंग रहा बाकियों के लिए भी, बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए? मैंने जब एसबीपी ज्वाइन किया था तो मैंने फर्स्ट लाइन सेल ज्वाइन किया था, एफएलएस। तो अब धीरे 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 उसको ग्रो में चलते चलते आज आई एम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। पहले मैं व्हिच इज़ अ ह्यूज सक्सेस। पहले मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे एक कैबिन में बैठता था, आज मैं 2 प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहा हूँ। तो वो एक लगन भी है, वो एक लीडर को समझना भी है, अंडरस्टैंड भी करना है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 10 साल आपको लगाने से वहाँ पे वो ग्रोथ मिल जाती है। आपको विज़न अलाइन करना पड़ता है अपने लीडर के साथ, आपको कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाना पड़ता है अपने लीडर के साथ, तो आपको फिर वो ग्रोथ मिलती है। अदरवाइज़ काफ़ी इंसान ऐसे भी थे जो कि बहुत ज़्यादा कैपेबल थे, बट उन्होंने विजन अलाइन नहीं किया। तो विजन अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। तो एक एम्प्लॉई की मेरे हिसाब से अगर विजन अलाइन हो जाए और वो अपने, वो कहते हैं ना, गुरु मान लो एक बार किसी को, तो और उसके लिए कुछ भी कर जाओ, तो वैसा माइंडसेट अगर डेवलप हो जाए तो आपके लिए आसमान भी छोटा है। आप बहुत सारे प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं, जी। आई एम श्योर आपकी टीम भी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। जी। तो आप अपनी टीम को किस तरह से मोटिवेट करते हैं? कोई स्ट्रैटेजी? देखिए, सबसे पहले तो मोटिवेशन के लिए तो एक ही चीज़ है, सिर्फ़ हर बंदे के साथ एथिकल बात करनी, उसको ग्रोथ की बात बतानी, ठीक है जी? उसको स्टोरीज़ बतानी कि कैसे ग्रो करते हैं, और हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क के साथ अगर हार्ड वर्क वो नहीं करेगा कोई भी बंदा, तो वो ना तो वो कभी भी मोटिवेट होगा, ना वो ग्रो कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से उसको मोटिवेट करने के लिए 2 ही चीज़ें हैं, एक तो उसको मोटिवेशन देनी हार्ड वर्क के लिए, एक उसको रेगुलर बेसिस पे जो उसकी ग्रोथ है वो उसको बताते रहना और देते रहना। तो एप्रिसिएशन और ग्रोथ, ये दोनों ऐसे ही हम मोटिवेशन में देते हैं उसको। मनमीत जी, अगर मैं रियल एस्टेट सेक्टर की बात करती हूँ, तो ये दिन पर दिन मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो मुझे जानना है एसबीपी की स्ट्रैटेजी इसके साथ कैसे एन्विज़न कर रही है, बढ़ती ग्रोथ के साथ रियल एस्टेट की? रियल देखिए, जैसे जैसे रियल एस्टेट बढ़ रहा है तो रियल एस्टेट की डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत ज़्यादा बूम है रियल एस्टेट का, तो एसबीपी अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत अच्छी चीज़ें डेवलप कर रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें लेके आ रहा है। आप परिवास देख लो, आप COD 6 देख लो, मोहाली वाला जो प्रोजेक्ट है, S+29 स्टोरी बिल्डिंग बनाई है एसबीपी ने। प्लस आप और अदर प्रोजेक्ट्स देख लो, हमारे जो खरड़ लांड्रा हाईवे पे है या जीरकपुर में है, तो अफोर्डेबल में तो उन्होंने अपना बेस्ट कर दिया। फिर अगर आ जाए कमर्शियल में, तो कमर्शियल में बहुत ग्रोथ है, तो डेराबस्सी में हम ग्रैंड बिलीवर लेके आए हैं। तो एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए हैं जो मार्केट में वहाँ पे कभी बना ही नहीं है। तो हम मार्केट की डेप्थ को समझते हैं कि मार्केट की डेप्थ क्या है, और मार्केट से हट के प्रोडक्ट एक ऐसा लेके आते हैं जो कि मार्केट की नेसेसिटी है। तो अब जैसे हम लग्जरी सेगमेंट है, तो लग्जरी सेगमेंट के लिए हम बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, एक आने वाले न्यूज़ में आपको पता लग जाएगा। तो हम मार्केट के सेंटीमेंट्स को समझ के और मार्केट में जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को समझ के हम अपना प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं और आते भी रहेंगे आने वाले टाइम में। तो आप एसबीपी का क्या फ्यूचर देखते हैं मैं तो ये आने मैं वाले समय में? आने वाले समय में तो बहुत बड़ा फ्यूचर है एसबीपी का। एसबीपी विल बी द, मतलब ट्राई सिटी की एक ऐसी कंपनी होगी एसबीपी, जिसके बारे में लोग नहीं, पूरा ट्राई सिटी बात कर रही होगी आने वाले समय में। अभी तो है ट्राई सिटी की नंबर 1 तो है अभी ही। तो ट्राई सिटी की वी आर नंबर 1 हाउसिंग कंपनी, लेकिन मैं ये कहता हूँ नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी बातें हो रही होंगी एसपीपी के बारे में। मनमीत जी, आपकी कहानी और एसबीपी ग्रुप के प्रति आपका जुड़ाव वाकई बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, और ये कंपनी नहीं बल्कि एक फैमिली है जो ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने पर यकीन रखती है। हम्म।
तो अगर आप भी अपने सपनों का घर देख रहे हैं, आप एसबीपी ग्रुप ज़रूर विजिट करें। और आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए अगले हफ्ते फिर आपसे एक मुलाकात होगी, एक और नई कहानी के साथ, एक और नई इंस्पायरिंग जर्नी के साथ। थैंक यू।